हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो क्लास हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अपने चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है सेल। सेल में अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल को हम पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल पे आ गए हैं जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ लिया है। और आज हम बात करेंगे यहाँ पे सेल वॉल भी हमने पढ़ लिया है, बट एक बार हम जस्ट रीड कर लेंगे सेल वॉल जो है। उसके अलावा हमें पढ़ना है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस हमें पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे स्टार्ट करने हैं सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि कोशिकांग जिनको कहते हैं। तो मैं बाकी की चीजें जो है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में रिवाइज नहीं कर रही हूँ, जस्ट आपको बस मैं स्लाइड दिखाऊंगी और आपको यहाँ पे नोट्स सामने रखने हैं। नोट्स के अकॉर्डिंग देखो हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं और वो रिवाइज करो, ठीक है। ये प्रोकैरियोटिक सेल आपकी आ गई है। देन यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाती है जिसमें हमने कहा कि दो लेयर से बनी होती है जिसका नाम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ये कंप्लीट डायग्राम आता है यहाँ पे लिपिड जो सेल मेम्ब्रेन है उसका, जो कि क्या है लिपिड और फॉस्फेट की बनी हुई है। फंक्शंस पे आ जाते हैं तो ये डायग्राम है और डायग्रामेटिक वे में हमने रिप्रेजेंट किया है कि क्या क्या फंक्शन होते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वैसे हमने पढ़ ली है क्या क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने कहा ये स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये थ्योरी पोर्शन आता है। और उसमें हमने फंक्शंस में बात की थी डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की हमने बात की थी, ठीक है। ऑस्मोसिस में हमने कुछ सॉल्यूशन पढ़े थे जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन की हमने यहाँ पे बात की थी। थ्योरेटिकल वे में भी समझा था ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस के क्या टाइप होते हैं। तो आपने बोला था यहाँ पे दो टाइप होते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की बात करें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की हमने बात की है टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस में। एंडो ऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस हमारे पास यहाँ पे आता है। सेल वॉल जो है उसको आपने पढ़ लिया है, सेल वॉल को आपने पढ़ लिया है। सेल वॉल क्या है आपने कहा है एनिमल्स के अलावा जितने भी आपको क्रिएचर मिलते हैं, जैसे कि जो प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स में सेल वॉल मिलेगी, जो फंगस है सारे फंगस में सेल वॉल मिलेगी, जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल मिलेगी, कुछ जो प्रोटिस्ट होते हैं उनमें भी आपको सेल वॉल देखने को मिलती है, कुछ में नहीं होती बट कुछ में मिलेगी, ठीक है। एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, नो सेल वॉल एग्जिस्ट, ठीक है। एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। आफ्टर मोस्ट लेयर होता है प्रोटेक्शन, इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इसका काम होता है। अलग अलग जीव में सेल वॉल अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी होती है, जैसे जैसे आपको बताया गया है कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, जैसे प्रोटिस्ट है, फंजाई है, जैसे प्लांट्स है, इन सभी में क्या पाई जाती है सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या बात की, हमने कहा यहाँ पे स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या क्या इसके होते हैं। अगर हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड जो है, यहाँ पे फाइब्रस पॉलीसेकेराइड जिसको हम सेलुलोज कहते हैं, इससे इसकी ये जो सेलुलोज है ये सेल वॉल बनाता है, किसकी प्लांट की सेल वॉल बनाता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकॉन की यहाँ पे सेल वॉल बनी रहती है। अगर हम फंगस की बात करें तो काइटिन की सेल वॉल यहाँ पे बनी रहती है। तो यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, ये बात हमारी हो चुकी थी। आ जाओ, और आज हमारा टॉपिक है यहाँ पे न्यूक्लियस या फिर केंद्रक जिसको हम कहते हैं। तो देखो आपने क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ना है वो समझो। ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने बात की है। और अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल तो आपने कहा कि ये है सेल मेम्ब्रेन और इसके बाहर आता है सेल वॉल। बाकी वैसे साइटोप्लाज्म का आइडिया आपको है। साइटोप्लाज्म थोड़ा सा तो डिस्कस हमने किया था, ये साइटोप्लाज्म है यहाँ पे भरा हुआ। ये हमारा जो अभी का टॉपिक है जो हमें अभी पढ़ना है वो है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे न्यूक्लियस ऐसे साइड में होगा, ये पूरा न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस के बारे में आज हमें बात करनी है, ठीक है। समझ में आ गया क्या पढ़ लिया है और क्या टॉपिक है हमारा। थोड़ा एक बार हम रीड कर लेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या चीजें हमें बता रखी हैं, देन हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हमने बोला सबसे पहले डिस्कवरी पे बात करते हैं। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। ये तो आपने आपके पास एक चार्ट आया था जिसमें आपने सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज पढ़ी थी, वहां पर भी हमने मेंशन किया था। तो हमने कहा जो रॉबर्ट ब्राउन है, 1831 में उन्होंने यहाँ पे डिस्कवर किया था जो टर्म है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है।
क्या होता है? न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी which controls all cellular metabolism and enclose the genetic information of cells. अच्छा, न्यूक्लियस के बारे में भी हमने बात की है, ठीक है, आपको आइडिया होगा। हमने कहा न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन से बना होता है जिनको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आपने कहा नाभिक एक दोहरा झिल्ली से घिरा हुआ सघन प्रोटोप्लाज्मिक पिंड है, ठीक है, जो कि सभी कोशिकीय चयापचय को नियंत्रित करता है। यही तो बोला है, न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है, डबल मेम्ब्रेन पाए जा रहे हैं, विच कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म यहाँ पे चल रहा है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, हमारी बॉडी में बहुत सारी जो रिएक्शंस हैं वो चल रही हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स हैं। कौन से केमिकल? नेचुरल केमिकल्स, ठीक है, बाहर वाले केमिकल नहीं, नेचुरल केमिकल्स हैं। अब हमारी बॉडी में दो प्रकार के प्रोसेस आप देखते रहेंगे कि वो चलती रहती है। जैसे जैसे आपने बोला A प्लस बी, ए बी, क्या बना यहाँ पे? दो अलग अलग चीजों के रिएक्शन से यहाँ पे एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है, ठीक है, इनको एनाबॉलिक रिएक्शन हम कहते हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे ए बी है, ए बी टूट जाता है ए प्लस बी में, इनको कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। अच्छा, जरा सोचो ऐसी कौन सी प्रक्रियाएं होती होंगी जब दो अलग अलग चीजें मिल करके एक प्रोडक्ट बनाती हैं, या एक प्रोडक्ट जो है वो टूट जाता है अलग अलग चीजों में। ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती होंगी? आपने पढ़ा है, थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा एक बार रिकॉल करने की कोशिश कीजिए आपके अकॉर्डिंग। तो आपको याद आया, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको बताना है वो एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है, ठीक है। यहाँ पे देखो, क्या लिखा है, समझ में आ रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, सनलाइट है एंड क्लोरोफिल है। एक रिएक्शन तो ये है, ठीक है। एक और रिएक्शन हमें लिखनी है, चलो यहाँ पे लिखते हैं। एक रिएक्शन ये है, और आपको बताना है ये जो रिएक्शन है कौन सी रिएक्शन है, एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है। दूसरी रिएक्शन जो आती है वो है ये है, यहाँ पे भी और भी चीजें निकलती हैं, जैसे कि O2, जैसे कि H2, ये भी निकलता है, बनता है। दो अलग अलग रिएक्शन है, आपको इनमें से बताना है कौन कैटाबॉलिक है और कौन एनाबॉलिक है। एक बार एनालाइज करो, जैसे कि आपको ऊपर दिखा भी रखा है, हमने यहाँ पे जो अल्फाबेट है, अल्फाबेट के थ्रू हमने इंडिकेट भी किया है कि कौन सी एनाबॉलिक है, कौन सी कैटाबॉलिक है। एनाबॉलिक में फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग चीजों के कंपोजिशन से, अलग अलग चीजों के रिएक्शन से। तो देखो, अलग अलग चीजों के रिएक्शन से बन क्या रहा है, फॉर्म कहाँ पर हो रहा है, क्या यहाँ पर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है? अलग अलग चीजों से यहाँ पर कोई चीज बन रही है, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का बनना क्या है, यहाँ पे एनाबॉलिक रिएक्शन है या नहीं है? ठीक है, ग्लूकोज का बनना एनाबॉलिक रिएक्शन है। अब देखो, जब ग्लूकोज है ये कहाँ पर होता है, फोटोसिंथेसिस में होता है। अब ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो ऊर्जा निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलता है। और ये रिएक्शन कहाँ देखी जाती है? ये रिएक्शन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शन है, और ये कहाँ कब देखी जाती है? जब आप पढ़ते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन को। तो हर एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन को मिला करके हम मेटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हमारी बॉडी में जो भी चीजें बन रही हैं या जो भी चीजें टूट रही हैं, ये सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती हैं। अब ये कह रहा है न्यूक्लियस के बारे में कि हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है, वो कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे न्यूक्लियस वहां पे इसको कंट्रोल करेगा। इसीलिए तो आपने हेडिंग देखा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, हेडक्वार्टर ऑफ द सेल, यानी कि कोशिका का जो मुख्यालय होता है वो कौन होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। आगे बढ़ो, आपने कहा
एंड एनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। हमने बोला न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी विच कंट्रोल्स ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड एनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ सेल। यानी कि ये क्या करता है, नाभिक एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ सघन प्रोटोप्लाज्मिक पिंड है जो कि सभी कोशिकीय चयापचय को नियंत्रित करता है और कोशिकाओं के आनुवंशिक जानकारी को क्या करता है, समाहित करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल नहीं है, न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल है, ये ध्यान रखना। न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड एज अ कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ द सेल। हमने बोला कि नाभिक को हम कोशिका का नियंत्रक और निर्देशक मान सकते हैं कि सेल को परफॉर्म कैसे करना है, सेल फंक्शनिंग कैसे होगी, ये डिसाइड कौन कर रहा है, न्यूक्लियस कर रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 4 कंपोनेंट, 4 चीजों से ये मिलकर के बना होता है। वो 4 घटक कौन कौन से हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवलप या कैरियो, ठीक अभी इसको हम कह सकते हैं। यानी कि पहली चीज है नाभिकीय झिल्ली है या नाभिकीय आवरण या कैरियो थीका, इसको हम कहते हैं। ठीक है, कैरियो वर्ड जो है वो न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। दूसरा न्यूक्लियर सैप या न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ इसको कहते हैं, नाभिकीय रस या नाभिकीय प्लाज्मा या कैरियोलिम्फ इसको कहते हैं। तीसरा है यहाँ पे न्यूक्लियोलस, ठीक है, और चौथा है क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड यानी कि ये बात कर रहा है जेनेटिक मटेरियल की। अब इसको पहले रीड करो और या फिर चलो पहले समझ लेते हैं और उसके बाद आप लोग उसको रीड करेंगे। देखो ये कह रहा है कि ये सेल है, यहीं पे करना पड़ेगा, ये सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन से बना होता है, 2 मेम्ब्रेन से बना हुआ है, ये है 2 मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा ये जो 2 मेम्ब्रेन होती हैं, ऐसा नहीं है कि इन ये जो 2 मेम्ब्रेन है इनमें कोई भी पोर नहीं पाया जा रहा है, कोई भी छिद्र नहीं पाया जा रहा है, इनमें पोर्स पाए जाएंगे। और ये मेंशन करना है आपको क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में कोई पोर नहीं है तो चीजों का आवागमन कैसे होता है। कुछ ऐसा होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। फिर हमें बताया गया है कि इसके अंदर एक लिक्विड होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ये न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। इसके अलावा ये कह रहा है क्रोमैटिन थ्रेड्स का मतलब होता है कि यहाँ पर हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा। ये इतनी बात हुई है अभी, बस देखो एक बार, चलो तो अब ध्यान से देखो। अच्छा एक और चीज, जो न्यूक्लियोलस है वो यहाँ पे रह गया है, तो न्यूक्लियोलस जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर कोई डेंस पोर्शन एक रहता है, ये मेम्ब्रेन से नहीं बना होगा, ठीक है, ये मेम्ब्रेन से नहीं बना होगा, लेकिन कोई एक डेंस पोर्शन रहता है जो कि राइबोसोम के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहाँ पे फंक्शंस पे आते हैं, जहां से कि आपके पास क्वेश्चन भी आएगा कि क्या क्या फंक्शन होते हैं न्यूक्लियस के, और साथ ही साथ थोड़ा सा डीएनए के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, डीएनए और क्रोमोसोम के बारे में बात करेंगे। फंक्शन में सबसे पहले देखो, इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये कोशिका के सभी चयापचय संबंधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, पहला काम। दूसरा, इट ब्रिंग्स अबाउट ग्रोथ एंड ऑफ द सेल बाय डायरेक्टिंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये क्या करता है, ये संरचनात्मक प्रोटीन के संश्लेषण को निर्देशित करके कोशिका की वृद्धि को बढ़ावा देता है। तीसरा है, इट टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ये राइबोसोम के निर्माण में भाग लेता है, न्यूक्लियोलस जो हमने बात की थी अभी। इट रेगुलेट सेल साइकिल, ये कोशिका चक्र को नियंत्रित करता है। इट कंटेन्स genetic information and is concerned with the transmission of hereditary traits from one generation to another। और इसमें आनुवंशिक जानकारी होती है जो यह वंशानुगत लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरण से संबंधित है। अब देखो क्या बोला, एक तो यही बोला मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, बोला है कि यहाँ पे सेल ग्रोथ को क्या करता है, यहाँ पे सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसोम के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल साइकिल को यहाँ पे क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब देखो थोड़ा सा बात करते हैं सेल के अंदर जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है उसको।
तो देखो ये है हमारा डीएनए, जो कि क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। इसको हम नाम देंगे डीएनए, ठीक है, ये होगा डीएनए। अब यही डीएनए जो है ये क्या हो जाता है, पैक हो जाता है ऐसे, ये पैक हो जाता है कुछ ऐसे, और इसमें कुछ प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं जिसको हम हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन नाम देते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन्स भी यहाँ पर होती हैं जैसे ये, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं क्रोमोसोम या गुणसूत्र। क्रोमोसोम जो है वो तब विजिबल होते हैं जब सेल साइकिल चलता है, ठीक है। मेटाफेज में आप देखते हैं, मेटाफेज क्या है, ये यहाँ पे फेजेस आते हैं, जैसे कोशिका विभाजन जब होता है तो ऐसे नहीं कि सीधे कोशिका जो है वो दो भागों में टूट जाती है, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग फेजेस आते हैं। अभी सेल डिवीजन पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो वास है वो हो जाएगा। बस इतना ये समझो कि जब कोशिका विभाजित होती है, यानी कि जब कोशिका जो है वो तैयारी करती है सेल डिवीजन की, और सेल डिवाइड होने से पहले एक स्टेट आती है जिसमें क्रोमोसोम आपको ऐसे रॉड शेप में दिखते हैं, अदरवाइज जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, यानी कि क्रोमैटिन के फॉर्म में दिखाई देता है। यही तो आपको बोला है कि क्या रहते हैं उसमें, क्रोमोसोमल थ्रेड्स जो हैं वो जो यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर देखे जाते हैं, ठीक है। डीएनए और क्रोमोसोम में डिफरेंस हमें पता होना चाहिए, यहाँ तक ये बात क्लियर है। साइटोप्लाज्म पे आ जाओ कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक तरल भाग है जिसमें मैक्सिमम क्वांटिटी जो है वाटर की होती है, इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स यहाँ पर होते हैं, सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है, न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। तो पढ़ ले साइटोप्लाज्म के बारे में। आपने कहा द फ्लूइड कंटेंट प्रोटोप्लाज्मिक मास ऑफ सेल इनर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एक्सक्लूडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा झिल्ली के भीतर स्थित एक केंद्रक को छोड़कर कोशिका के तरल पदार्थ प्रोटोप्लाज्मिक द्रव्यमान को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक को छोड़ के क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है, कोशिका के अंदर अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे देखो थोड़ा सा पीछे जाते हैं और डायग्राम में देखते हैं। सेल का डायग्राम देखा था आपने, यहाँ देखो। अब ये जो ब्लू कलर का डार्क ब्लू में जो आपको दिखाई दे रहा है वो सारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में सारी चीजें जो है वो साइटोप्लाज्म से घिरी हुई हैं, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया बोलो, चाहे गोल्गी apparatus बोलो, चाहे सेंट्रियोल बोलो, चाहे यहाँ पे राइबोसोम्स बोलो, या वैक्यूल यहाँ पे बोलो, या आपने कहा कि और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, या लाइसोम बोलो, सारी चीजें जो है प्लाज्मा से घिरी हुई हैं। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस की अपनी मेम्ब्रेन यहाँ पर है, ठीक है, मेम्ब्रेन है, और मेम्ब्रेन के अंदर इसमें अपना जो यहाँ पे लिक्विड मटेरियल है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जा रहा है वो इसमें प्रेजेंट है। तो अंदर देखो, अंदर आपको साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, साइटोप्लाज्म में केंद्रक होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म में केंद्रक होगा, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है और जो केंद्रक है वो एक दूसरे से क्या होंगे, यहाँ पे अलग रहेंगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और अपना क्या है यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा साइटोप्लाज्म हैव टू पार्ट्स, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल। दो पार्ट होते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म के, साइटोसोल और कोशिका अंग होते हैं। साइटोसोल फॉर्म एक्वस नियरली ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चरलेस ग्राउंड सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल, यानी कि जो कोशिका के अंदर मौजूद तरल पदार्थ होता है जिसको साइटोसोल कह रहे हैं वो लगभग पारदर्शी होता है, संरचनाहीन आधारभूत पदार्थ साइटोसोल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आर सबसेलुलर स्ट्रक्चर्स which have a characteristic form, structure, and a functions where a certain processes are localized in eukaryotes। कोशिकांग जो है वो उप कोशिकीय संरचनाएं हैं, यानी कि कोशिका के अंदर के कुछ संरचनाएं होती है जिनका एक विशिष्ट रूप होता है, उनकी संरचना होती है, उनके विशिष्ट कार्य होते हैं, जो यूकैरियोट्स में कुछ निश्चित प्रक्रियाएं स्थानीयकृत होती हैं, ठीक है। चलो इसको आप लोग एक बार नोट कर लेंगे।
यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है उसको एक बार हटा देना, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बस ये लिखना कि प्लाज्मा झिल्ली के भीतर स्थित कोशिका के तरल पदार्थ द्रव्यमान को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, अगर हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि साइटोप्लाज्म की बात चल रही है तो सिर्फ साइटोप्लाज्म की डेफिनेशन ही आप यहाँ पे नोट करेंगे। ऊपर भी आप सही कर लेंगे, ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मास है उसको हटा देंगे। ठीक है, चलो चलिए, तो आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सेल ऑर्गेनेली के बारे में, जिसको आप लोग एक बार घर से पढ़ के लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।